मौसम के मिजाज को बिगड़ा हुआ कहें या पर्यावरण में खतरे का बजता अलार्म कहें या फिर यह कहा जाए कि यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है कि लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। और मौसम हर थोड़े थोड़े दिनों में यही कह रहा है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को दुनिया में बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो इस समय जो मानसून कंडीशंस है काफ़ी अच्छी है। यदि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इसी स्पीड से बढ़ती रही तापमान धरती का, तो क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा तो एक्सट्रीम इवेंट्स ज़्यादा होंगे। मौसम के तेवर भी अजीब हो रखे हैं। जिस मई महीने में नौतपे लगते हैं, उस मई में ऐसी आंधी बारिश हो रही है कि मौसम के सारे अनुमान उल्टे पड़ रहे हैं। भारी भारी टीन की छतें उड़ी जा रही हैं। बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों समेत उखड़े जा रहे हैं। इमारतों की दीवारें तूफान की रफ्तार के आगे टिक नहीं रही। दिल्ली में तो कई सालों बाद इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि। उत्तर प्रदेश में अकेले 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरे भारत में जानमाल का नुकसान हुआ। इस भयानक आंधी तूफान का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी हो रहा है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पर जैसे ओलावृष्टि का हमला हो गया। मौसम के चलते ही कैलिफोर्निया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हीट वेव, आंधी, बारिश, सबका कहर एक साथ जारी है। अभी कुछ दिनों पहले तापमान फील लाइक 50 डिग्री तक जा रहा था। अब अचानक से 10 डिग्री मानो गिर गया। सबसे पहले 13 मई से असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में तूफान और बारिश शुरू हुई। फिर 15 से 17 मई के बीच कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। 19 से 23 मई तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आंधी तूफान ने कहर ढा दिया। ये सवाल उठना लाजमी है कि मौसम में अचानक ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? हवाई यात्राओं में टर्ब्यूलेंस क्यों बढ़ रही है? जलवायु परिवर्तन कोई गंभीर इशारा कर रहा है? मौसम का सटीक पूर्वानुमान क्यों नहीं लग पा रहा? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं क्लाइमेट चेंज में, जिसको लेकर गंभीरता के साथ सोचना होगा। क्या भारत का मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा? 2024 के मई में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। 25 में फरवरी में गर्मी ने कहर ढा दिया और अब मई में तूफानी बारिश। मौसम की इस लुका छिपी के बीच मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से 5% ज्यादा मानसून आने का अनुमान भी जता दिया है। आखिर मौसम का ये पैटर्न कैसे बन रहा है? मौसम में ये अचानक बदलाव दस्तक है इस बात की कि अगर हम न रुके तो पर्यावरण हमको तबाह करने से नहीं रुकेगा। दिसंबर में सर्दी नहीं पड़ रही, फरवरी गर्म हो रही है, मई में आंधी तूफान चल रहा है। आखिर इन सब को विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो क्या समझ में आता है? मौसम का मतलब ही बदलाव है। सुबह आप देखते हैं ठंडा होता है, दिन में जैसे सूरज ऊपर आता है गर्मी हो जाती है, शाम को फिर ठंडा हो जाता है। मौसम का मतलब ही बदलाव है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सीजन जो है, हर सीजन में हर तरह का होता है। अभी इस समय जो हमारा सीजन है वो है हॉट वेदर सीजन।
IMD जो है वेदर सीजन को पूरे साल के 4 सीजन में बांटती है। जनवरी फरवरी विंटर है, मार्च अप्रैल में जो है वो हॉट वेदर सीजन है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने साउथ वेस्ट मानसून, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर पोस्ट मानसून सीजन। तो इस समय हम जो है प्री मानसून और हॉट वेदर सीजन में हैं, और इस सीजन की खासियत ही यही है कि इसमें सबसे ज्यादा तेज बदलाव आते हैं, और सबसे डिफिकल्ट वेदर फोरकास्टिंग के लिए यदि कोई सीजन है तो वो हॉट वेदर सीजन है। भारतीय मौसम विभाग की हीट वेव की चेतावनियां भी सटीक साबित नहीं हुई। बेमौसम बारिश से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। दक्षिण भारत में मानसून तय समय से पहले दस्तक देने के लिए तैयार है। प्री मानसून बारिश गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हो रही है। मई में बार बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रही है, जो सामान्य मौसम चक्र से हटकर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मौसम के अचानक होने वाले इन बदलावों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते? बच्चा पैदा होने से लेके बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, मर गया, और वो ये सारा इतनी जल्दी हुआ 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ऐसे सिस्टम को कई बार क्या होता है, आप 3-4 दिन पहले कई बार नहीं पकड़ पाते, क्योंकि सडन डेवलपमेंट होती है। तो हाँ, इसके लिए रडार है हमारे पास, रडार से एकदम डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसको मॉनिटरिंग करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। पर उसमें क्या होता है, टाइम बहुत कम रह जाता है आपको कम्युनिकेशन करने के लिए, 15-20 मिनट रह जाएंगे ये बताने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए मेजर, कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और मुझे ये है कि हम बार बार, मेरा ये आग्रह है सबसे कि हम लोगों के पास डेडिकेटेड वेदर चैनल होना चाहिए, जिसपे ये हर 5 मिनट में 2 मिनट में ये न्यूज आती रहे। पिछले कई सालों से लगातार क्लाइमेट चेंज ने मौसम का चक्र ही बदल दिया है। 2024 की हालत ऐसी थी कि गर्मी की वजह से देश भर में कम से कम 37 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार था। हीट वेव के कारण सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगानी पड़ी थी। समुद्र की सतह से बढ़ते तापमान की वजह से कई राज्यों में 2024 में बेहिसाब बारिश हुई। यही अनुमान इस साल यानी 2025 में भी है। यदि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इसी स्पीड से बढ़ती रही तापमान धरती का, तो क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा तो एक्सट्रीम इवेंट्स ज्यादा होंगे, जिसकी आप बात कर रहे हो कि भाई थंडरस्टॉर्म, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। ध्यान रख लीजिए, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, रेन ये नहीं होंगे तो नेचर में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा। साइक्लोन से एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, आपकी बारिश आती है, आपकी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हर एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना के दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, और ये नेचर ने अपने मैकेनिज्म बनाए हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस समय थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं इस समय अर्थक्वेक आ रहा है। ये सारे नेचुरल फिनोमेनास हैं। ओनली थिंग इज, जब ये एक्सट्रीम उसमें होते हैं तो उनका नुकसान होता है। विश्व मौसम संगठन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि 2024 दुनिया में अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना गया था। 2025 की शुरुआत में भारत में भी गर्मी जबरदस्त देखने को मिली। फरवरी मार्च में ही कई हिस्सों में लू और गर्म रातें रिकॉर्ड की गई। बीते 1 दशक में भारत में औसत तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अतिरिक्त नमी और बदलता सर्कुलेशन पैटर्न मिलकर मौसम को बदल देते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है हाल ही में हुई तूफानी बारिश। मौसम वैज्ञानिक भी ये बताते हैं कि वायुमंडल में अतिरिक्त नमी बनने की वजह से कुछ ही समय में जबरदस्त बारिश हो गई। कहीं ओले का कहर तो कहीं बिजली गिरी। मौसम जानलेवा बन गया। क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स ये काफ़ी कॉमन है, और भारत में मानसून आने के पहले यानी मई महीना में अलग अलग एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स होते रहते हैं। हालांकि इस बार जो एक्टिविटी ओवरऑल भारत में हुई थंडरस्टॉर्म्स की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और वाइड स्प्रेड थी, जिसके कारण काफ़ी इलाकों में बहुत बारिश हुई। तो क्लाइमेट चेंज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को दुनिया में बढ़ा रहा है, और इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें बढ़ रही है, जिसमें कि कम समय में ज़्यादा बारिश होना या फिर जो हीट वेव्स होती है वो भी इंटेंसिफाई होना, ये सारी मौसम की घटनाएं आती रहती है। चिंता की बात यह है कि मौसमों ने अपना तय मिजाज खो दिया है। सर्दी में गर्मी पड़ना, गर्म दिनों में अचानक सर्दी पड़ने लगना, बेमौसम बारिश और ओले गिरना, बारिश के मौसम सूखे निकल जाना, यानी मौसम के किसी भी महीने की तय प्रकृति निश्चित रह ही नहीं गई है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो नेचुरल कारण से जो मौसम में बदलाव आते हैं,
यानी आप देखेंगे 100 साल पहले भी तो आपके तूफान भी जो सारी चीजें अभी हो रही है उस समय भी होती थी, वो नेचुरल कारण की थी। अब लोगों का मानना है जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, इंडस्ट्रीज हैं, हम जो इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस पंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसके चलते क्या हो रहा है, ये गैसेस जो है जो रेडिएशन वापस जाती है अर्थ से स्पेस में उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके चक्कर में एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यही ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे वेदर पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो एक तो है कि आपके जो भी एनवायरमेंट में बदलाव देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज के कारण है, वो नेचुरल रीजंस के कारण है। मगर उसके ऊपर अब एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है जो कि क्लाइमेट चेंज का प्रेशर है। तो कहने का मतलब है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो लोगों का मानना है यदि थंडरस्टॉर्म पहले 4 आते थे तो पता चला 5-6 आने लगेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमानों से 2025 के असामान्य रहने के अंदेशे और भी अधिक बढ़ते हैं। 2023-2024 रिकॉर्ड गर्म साल थे, लेकिन 2025 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तापमान 5 डिग्री अधिक रह सकता है। पिछले साल के मुकाबले 2025 में हीट वेव भी दोगुनी हो सकती है। इस साल लू के दिन और वर्षों के मुकाबले अधिक रहने की आशंका जताई गई है। 2025 में मौसम के ये अनुमान हालात के भयानक होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये चेतावनी अभी सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि खुद हमारी जमीनी है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों मानो बदले हुए मौसम का सबसे पसंदीदा शहर बन गई है। गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, बिजली, ओलावृष्टि दिल्ली मौसम के हर रंग की गवाह बन चुकी है। लेकिन इसकी वजह क्या है? पिछले एक हफ्ते में दिल्ली ने सब कुछ देख लिया। 50.1 डिग्री का रियल फील तापमान, बिना हीट वेव के निकलती मई, अब तक की सबसे अधिक बरसात, 186.4 मिलीमीटर बारिश वाली मई, एक ही रात में 81.4 मिलीमीटर बारिश, घने काले बादल, चमचमाती बिजली, धूल भरी आंधियां, तूफान, 5-5 इंच के ओले, 1 घंटे में 14 डिग्री तापमान में गिरावट। 7 दिन में दिल्ली ने इतने बदलते मौसम शायद ही कभी देखे हों। इस दौरान 10 लोगों की मौत हुई, 200 पेड़ उखड़ गए, कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गईं। शनिवार रात दिल्ली में कुछ ही घंटों में 81 mm बारिश हो गई। हर जगह पानी भर गया, सड़कों पर जलभराव हो गया। हालांकि बारिश की वजह से भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन मई के मध्य में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये बारिश काल बैसाखी के कारण हो सकती है, जो पूर्वी भारत में आमतौर पर आने वाला प्री मॉनसून तूफान है। नॉर्वेस्टर, जिसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से पूर्वी भारत में अप्रैल और मई में प्री मॉनसून सीजन के दौरान आता है। ये शक्तिशाली सीधी हवाएं उत्पन्न करता है जो अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से चलती है। ये तूफान अचानक तेज बारिश लाते हैं, जिससे बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में आंधी, तूफान, बारिश के कारण क्या है? मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसके लिए 4 कारक जिम्मेदार हैं। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहनीय प्रणालियां और मॉनसून ड्रफ्ट का असर। मुख्य रूप से कल जो घटना हुई है उसमें कहता है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब उसके आसपास के क्षेत्रों पे एक साइक्लोन अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन का था लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर। इसके साथ साथ एक ट्रफ रेखा भी इसके ऊपर जो थी वो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर जो थी वहां पर प्रेजेंट थी, यानी कि सिनॉप्टिक कंडीशन जो थी वो नॉर्दर्ली ड्राई विंड्स का इंकर्जन हो रहा था। इसके साथ साथ लोअर लेवल्स पर जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वहां से मॉइस्चर इंकर्जन हुआ। इनके इंटरेक्शन की वजह से कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर। जल भराव, ट्रैफिक जैसी समस्याओं के अलावा दिल्ली में पेड़ों का गिरना एक बड़ी समस्या है। दिल्ली एनसीआर की बारिश में एक अनुमान के अनुसार पिछले 1 महीने में करीब 10,000 पेड़ गिरे हैं। इसके 3 कारण हैं। फुटपाथ पर पार्किंग, गाड़ियों के खड़े होने से मिट्टी टूटने लगती है, जिसके कारण पेड़ एक तरफ झुकते हैं और गिर जाते हैं। पेड़ों की जड़ें कमजोर हैं। दिल्ली में बारिश के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन उसकी तीव्रता बढ़ रही है। इस वजह से मिट्टी दरदरी न रहकर पाउडर जैसी पतली हो गई है। इससे पेड़ों की जड़ों की ग्रिप कमजोर हुई है। जगह की कमी,
व्यावसायिक इस्तेमाल की वजह से पेड़ों के आसपास 1 मीटर की जगह भी नहीं छोड़ी जाती, जिससे पेड़ कमजोर हो जाते हैं। बहरहाल दिल्ली का मौसम हमेशा से अप्रत्याशित ही रहा है। तेज गर्मी, तेज सर्दी और तेज बरसात दिल्ली की किस्मत हो गई है। जलवायु परिवर्तन केवल धरती पर गर्मी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि आसमान में भी नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। अमेरिका और यूरोप से लेकर एशिया तक एयर टर्बुलेंस की घटनाएं बढ़ रही हैं, और वो भी बिना किसी मौसमीय चेतावनी के। यात्रियों की सुरक्षा अब पहले से कहीं बड़ी चिंता बन चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से श्रीनगर जाने वाला विमान टर्बुलेंस में इस तरह से फंसा कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। विमान की नोज पूरी तरह बर्बाद हो गई। एयर टर्बुलेंस ने पूरी दुनिया के एयरवेज को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। It was a very brutal experience, I can say. ऐसी टर्बुलेंस हुई जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखी। सब पैसेंजर्स बैठे थे, सब रो रहे थे कि ट्रॉमेटाइज हुए कि इस वाली टर्बुलेंस से। ये वो यात्री हैं जो 21 मई को पठानकोट के आसमान में उस हवाई जहाज के अंदर थे जो भारत के विमानन इतिहास के सबसे भयानक टर्बुलेंस में फंसा था। इंडिगो का विमान दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरता है और 45 मिनट के बाद ही तूफानी हवा और ओलों की बारिश में फंस जाता है। विमान के अंदर चीख पुकार मच जाती है। टर्बुलेंस के चलते ही ये फ्लाइट झटके के साथ तेजी से अपनी हाइट लूज कर रही थी, जिससे इसमें बैठे तमाम मुसाफिरों की सांसें अटक गईं। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2142 हवा में हिचकोले खाने लगी, क्योंकि बाहर जबरदस्त तूफान था और बड़े बड़े ओले बरस रहे थे। विमान बुरी तरह टर्बुलेंस में फंस चुका था। पायलट की सूझबूझ और एयरफोर्स की मदद से विमान को सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, लेकिन विमान के नोज की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन मुश्किल हालातों से ये विमान श्रीनगर तक पहुंचा होगा। प्लेन बहुत नॉर्मली से चल रहा था, बट अचानक से अनाउंसमेंट आया कॉकपिट से कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स, तो हम टर्बुलेंस होने वाली है। जो ही टर्बुलेंस स्टार्ट हुई, अब मैं आपको बोलूँगा कि ऐसी टर्बुलेंस हुई जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखी। ऐसी टर्बुलेंस हुई, और जो कि हमारे साथ पैसेंजर्स बैठे थे, सब रो रहे थे कि ट्रॉमेटाइज हुए कि इस वाली टर्बुलेंस से। The plane just entered a cloud that was a black cloud. We called it Nimbus cloud in whatever books we study in. So suddenly there was a drop. I thought the first drop was just a normal drop which happens due to turbulences and all, but it just became worse and worse. And it's here I want to say something that we usually ignore using of the seat belts and etc. It was the seat belt that saved me and probably the other customers, other passengers also. Wearing of the seat belt, how important it is, I realized that yesterday, because when the flight took a dip, it had 4 to 5 dips or maybe 6. One of the dip was so brutal that I was in the air, and because of the seat belt I could feel that my seat belt is holding me back, otherwise my head would have struck the upper panel. So yeah, it was a very brutal experience, I can say. वैसे तो ये पहला मौका नहीं था जब कोई फ्लाइट इतने भयानक टर्बुलेंस में फंसी। पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सिंगापुर एयरवेज हो या फिर कतर एयरवेज या फिर यूएस एयरलाइंस, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब फ्लाइट ऐसे ही टर्बुलेंस में फंस गई थी।
लेकिन सवाल है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाला जो एरिया है जहाज का, ये वाला एरिया, बाकी जहाज तो एल्युमिनियम का बना होता है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल का होता है जिसमें एक तो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं और दूसरा ये बड़ा नॉर्मल सी सिचुएशन है कि ये बड़ा सॉफ्ट मटेरियल है और ये डैमेज हो जाता है और इसमें लाइटनिंग कंडक्टर्स भी होते हैं और रडार भी होता है जो कि सारा वेदर का और उसका करे। तो ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि इसमें कुछ भी हो सकता था ऐसी सिचुएशन में। अगर प्लेन जो है वो एक इट्स लाइक अ बॉम्ब, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल से चलता है जो कि मोस्ट इनफ्लेमेबल मटेरियल है इन द वर्ल्ड। तो अगर ज़रा सा भी इसमें कोई ऐसी सिचुएशन होती, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, कोई झटका, कोई बेली लैंडिंग से झटका हो जाता है, कुछ होता, तो द होल प्लेन कुड हैव एक्सप्लोडेड लाइक अ बॉम्ब। तो ये मैं पायलट को मुबारकबाद देता हूँ, वेरी एक्सपीरियंस पायलट, कमांडर जो भी था। आई थिंक ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। आखिर टर्बुलेंस है क्या? दुनिया भर में टर्बुलेंस को लेकर चिंता क्यों बढ़ गई है? क्या हवाई टर्बुलेंस पर क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है? एविएशन में अक्सर टर्बुलेंस का उपयोग होता है। ये हवा के बहाव में बदलाव की वजह से आने वाली उथल-पुथल को कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हवा हवाई जहाज को उड़ाने में मदद करती है, अगर उस हवा की रफ्तार अचानक से कम या फिर तेज हो जाए तो उसे टर्बुलेंस कहते हैं। हल्के स्तर पर फ्लाइट करीब 1 मीटर नीचे ऊपर होती है। मीडियम रेंज में विमान 3 से 6 मीटर तक उछल या नीचे आ सकता है। गंभीर स्थिति में जहाज एक बार में 30 मीटर तक अप डाउन हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, टर्बुलेंस को रडार भी कैच नहीं कर पाता। इंडिगो का विमान जिस टर्बुलेंस में फंसा था वो मीडियम रेंज का था, लेकिन इसके बावजूद पायलट विमान को सफल लैंडिंग कराने में कामयाब हो गया। पायलट्स की बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट रिस्क मिटिगेशन उनको सिखाया जाता है और उनकी फिर उसके बाद कनकरेंट ट्रेनिंग चलती रहती हैं उनकी पायलट्स की। और जो कमांडर होते हैं इन एयरक्राफ्ट्स में, दे हैव एक्सटेंसिव आवर्स अंडर देयर बेल्ट और साथ में उनके को पायलट भी है टू हेल्प देम आउट। लगातार हो रहे हादसे की वजह से बहुत सी एयरलाइंस टर्बुलेंस पैटर्न को मैप करने में लगी हैं ताकि हवाई यात्रा ज्यादा सेफ हो सके। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ एयर टर्बुलेंस गंभीर और ज्यादा फ्रीक्वेंट होता जाएगा। वैज्ञानिक जर्नल एडवांसिंग अर्थ एंड स्पेस साइंसेस के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिछले 20 सालों में एयर टर्बुलेंस के हादसे बढ़े हैं। रीडिंग यूनिवर्सिटी के मुताबिक सबसे ज्यादा घटनाएं क्लियर एयर टर्बुलेंस यानी CAT की होंगी। CAT एक प्रकार की अशांति है जो साफ मौसम में भी विमान को झकझोर सकती है। ये हवा की अनियमित गतिविधियों के कारण होती है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि साल 1979 की तुलना में साल 2020 तक कई रूट्स पर CAT के मामलों में 55% की बढ़त हुई। साल 2017 में भी एक स्टडी हुई जो कहती है क्लियर एयर टर्बुलेंस साल 2050 तक अभी की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। टर्बुलेंस के काफ़ी सोर्सेस होते हैं, जिसमें कि एक जो है वो थंडरस्टॉर्म के कारण होता है और एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिसे हम क्लियर एयर टर्बुलेंस बोलते हैं, यानी कि जो कोई भी इंडिकेशन के साथ में नहीं आता है। जैसे ये वाले घटना में ये क्लियर था कि वहाँ पे थंडरस्टॉर्म है, उसके अंदर काफ़ी टर्बुलेंस होगा, पर जो क्लियर एयर टर्बुलेंस होता है उसके कोई ऐसे विजुअल इंडिकेशंस नहीं होते हैं। और जो भी अब तक का रिसर्च है उसमें ये काफ़ी क्लियरली दिखा है कि ये क्लियर एयर टर्बुलेंस पर्टिकुलरली जो बिजी फ्लाइट रूट्स होती है, जैसे ट्रांस अटलांटिक रूट है यानी बिटवीन द US और यूरोप, यहाँ पे जो है वो पिछले 50-60 साल में बढ़ा है और क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले सालों में जो है ये और बढ़ने वाला है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम गर्म होता जा रहा है और विकसित होती दुनिया की वजह से आसमान में वायु यात्राओं का जाल बड़ा होता जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं आसमान के नीचे हवा में करोड़ों अरबों का कारोबार चल रहा है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये कारोबार पृथ्वी की सतह को ढकता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में लगातार इजाफा हो रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? इसका एक कारण वैज्ञानिक हवा में लगातार बढ़ रहे विमानों की मौजूदगी भी बताते हैं। विमानों से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। मिसाल के तौर पर यूरोप की एक राउंड ट्रिप उड़ान इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है जितनी 1 साल तक एक घर को गर्म रख सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स हवा में होती हैं। एक समय पर आसमान में 12,000 से 14,000 फ्लाइट्स होती हैं और जानकारों के अनुसार ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी है। विमान न केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं बल्कि ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण दूसरी ग्रीन हाउस गैसों और प्रभावों को भी उत्पन्न करते हैं जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दूसरे कई कारण भी हैं जो जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा कारण है। कारण नंबर 1, पावर प्लांट्स। कोयला आधारित पावर प्लांट ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं। केवल 5% संयंत्र ही दुनिया के 73% बिजली उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। कारण नंबर 2, परिवहन। कार, ट्रक, पानी के जहाज ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा स्रोत है। विमानन और समुद्री व्यापार बढ़ने से ये और बढ़ेगा। कारण नंबर 3, लैंडफिल। जैविक कचरे के सड़ने से मीथेन गैस बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक खतरनाक होती है। कारण नंबर 4, ऑफशोर ड्रिलिंग यानी समुद्र से तेल निकालने की प्रक्रिया। समुद्र में तेल या गैस निकालने की प्रक्रिया के दौरान भारी मीथेन रिसाव होता है। ये वातावरण और समुद्री इकोसिस्टम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। कारण नंबर 5, फ्रैकिंग। फ्रैकिंग में जमीन के नीचे से तेल या गैस निकालने के लिए उच्च दबाव से तरल डाला जाता है। इससे मीथेन रिसाव बढ़ता है और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कारण नंबर 6, वनों की कटाई। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में लौट आती है। इससे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता दोनों पर बुरा असर होता है। कारण नंबर 7, अत्यधिक मछली पकड़ना। ओवरफिशिंग से समुद्र की परिस्थिति कमजोर होती है जिससे समुद्र की कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घटती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। पहाड़ खतरे में हैं, पहाड़ों पर मौजूद बर्फ खतरे में है, ग्लेशियर खतरे में है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और शोध में कहा जा रहा है। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ की पिघलने की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है और यह सिर्फ एक वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देश खतरे में हैं। पहाड़ों की ये सफेदी गर्मी के आगे हार रही है। बर्फ से ढकी ये वादियां अपनी बर्फ जल्दी खो रही हैं। समय से पहले पिघल रही है पहाड़ों की बर्फ। जल्दी खत्म हो रहे हैं ग्लेशियर्स। ग्लोबल वार्मिंग की
ये ग्लोबल वार्मिंग। पर लग रहा था जम्मू कश्मीर में बड़ी अच्छी बर्फ पड़ रही है, पर हमारे संवाददाता वहां से दिखा रहे थे हमें तस्वीरें कि जितने दिन बर्फ रहनी चाहिए वहां पर उतने दिन बर्फ रही नहीं, पिघल गई। इसकी क्या वजह है? देखिए, बर्फ तब टिकती है, एक तो स्नोफॉल के बाद आपके तापमान लगातार शून्य से नीचे ही नहीं, काफ़ी सारे नीचे जो 10,000 फुट की ऊंचाई से ज़्यादा क्षेत्र होते हैं उनमें तापमान लगातार -5, 6, 7, 8, 10 डिग्री तक लगातार रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे पश्चिमी विक्षोभ निकल जाता है उसके बाद जैसे तापमान अगर बढ़ते हैं तो बर्फ़ तो एकदम पिघल जाएगी। तो इस बार तापमान हमें लगातार जो निम्न स्तर के होते हैं शून्य से लगभग 10-15 डिग्री, वो ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिले। स्नोफॉल ज़रूर हुआ लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए क्योंकि सर्दी भी लेट स्टार्ट हुई थी, तापमान बहुत देर तक नहीं रह पाए जो होने चाहिए, इस कारण वो उसका प्रभाव हमें देखने को कम मिला। धरती पर जो पिछले लाखों वर्षों में नहीं हुआ वो अब बड़ी तेजी से हो रहा है, और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रहा है। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक 2000 से 2023 के बीच बर्फ के ये बड़े बड़े पहाड़ 6,50,000 करोड़ टन बर्फ खो चुके हैं। ये उतनी बर्फ है जितनी दुनिया की पूरी आबादी 30 वर्षों में उपयोग करती। वजह सिर्फ एक, इंसान। दुनिया में जिस तरह से जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है उससे पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है। इसका सीधा असर पहाड़ों की बर्फ और ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बर्फ खो रहे हैं। बर्फ के जल्दी पिघलने की वजह से जीवन को आधार प्रदान करने वाले जल स्रोत खतरे में पड़ रहे हैं। दुनिया का करीब 70% ताजा पानी इन्हीं ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में समाया है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ कृषि के लिए भी इन ग्लेशियरों और बर्फ के पहाड़ों पर निर्भर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 में पुष्टि की कि पिछले 3 वर्षों में ग्लेशियरों में जमा बर्फ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिघलते ग्लेशियरों की वजह से ग्लेशियल झील में एकाएक बेहद ज्यादा पानी आ जाता है, जो भीषण बाढ़ की वजह बन सकता है। 2013 में केदारनाथ में एक ऐसी ही त्रासदी आई थी। हिमालय के ग्लेशियर असाधारण तौर पर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। अनुमान है कि जिस तेजी से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके चलते गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के लिए संकट पैदा हो सकता है। आज हमारे सामने जो ग्लेशियर्स हैं उनका क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 40% सिकुड़ चुका है। भयानक गर्मी में तप रहे लोगों को बहुत जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। मानसून ने केरल में दस्तक दी है और इस बार अपने तय वक्त से 8 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच गया। आइए आपको बताते हैं मानसून को लेकर इस बार अनुमान क्या है। बेइंतहा गर्मी के बाद बारिश की बूंदें जब तपती जमीन पर पड़ी तो लोगों को राहत थोड़ी मिली, लेकिन ये राहत फिलहाल सिर्फ केरल वालों को मिली है। सब इंतजार कर रहे थे कि कब मानसून मेहरबान होगा, कब बादल बरसेंगे। मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून तय समय से इतना पहले आया है। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। Normally, monsoon, the standard date of monsoon arrival in Kerala is 1st of June. But IMD has already forecast that monsoon will be reaching early. There are 4 criteria which we follow for declaring the onset of monsoon. So all 4 criteria met today, and we officially announced that the announced the arrival of monsoon. We are expecting some good spell of rainfall. That is why the entire Kerala is under warning, and this today, tomorrow, and day after, this 3 days Kerala is under either orange warning or red warning. So that means consecutive 3 days we will be experiencing very good rainfall. मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को कवर कर सकता है।
2009 में 9 दिन पहले, 2010 में 1 दिन पहले, 2011 में 3 दिन पहले, 2012 में 4 दिन पहले, 2017 में 2 दिन पहले, 2018 में 3 दिन पहले, 2022 में 3 दिन पहले और 2025 में 8 दिन पहले मानसून ने दस्तक दी है। मानसून की वैज्ञानिक परिभाषा है मौसम बदलने से हवाओं की दिशा बदलना। बारिश इन्हीं हवाओं की दिशा बदलने का नतीजा है। भारत में मानसून हवाओं का एक समूह है जो हिंद महासागर से नमी लेकर जमीनी इलाकों की तरफ बढ़ता है। गर्मी के दिनों में सूर्य अपना कहर बरपाता है, इससे जमीन बेहद गर्म हो जाती है और पारा 45 को पार कर जाता है। लेकिन समंदर जमीन के मुकाबले ठंडे रह जाते हैं। जमीन और सागर दोनों जगह का एयर प्रेशर बदलने लगता है। हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बहती है, इसलिए समुद्र के ठंडे इलाके से हवा मैदानी इलाकों की तरफ बहने लगती है। लेकिन हवा अकेले नहीं आती, वो पानी को भी साथ लाती है। अगर जो पेनिनसुला दक्षिण भारत का बात करें तो हैवी रेनफॉल दूसरा एरिया में भी रहेगा। जैसे तमिलनाडु का जो अंदरूनी इलाका है, कोस्टल इलाका है, नॉर्थ तमिलनाडु, उसी के साथ साथ रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश और उसी के साथ साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र जो इलाका है वहाँ भी हैवी रेनफॉल नेक्स्ट 3 to 4 डेज रह सकता है। और केरला में भी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। तो ये प्री मानसून का जो हैवी रेनफॉल वार्निंग इसीलिए है क्योंकि काफ़ी सिनेप्टिक सिस्टम फेवरेबल है और इसी के देखते हुए हम लोग रेड कलर कर्नाटक में रखे, बाकी जो एरिया है ऑरेंज कलर का वार्निंग दिए हैं। केरल के तटों से टकराने के बाद मानसूनी हवा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा पश्चिमी भारत में बारिश करता है, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में मानसूनी बारिश करता है। मौसम वैज्ञानिकों को हालांकि इस बात का डर है कि इस बार पश्चिमी भारत में जब मानसूनी हवा बारिश के साथ पहुंचेगी तो कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश न कर दे।